हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज की क्लास वापस से चालू कर दी थी। बीच में पीपीटी नहीं बनने की वजह से हमारी क्लास रुक गई थी। ठीक है, जो पीपीटी बनाता है उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी। अब दोबारा से हमारे पास पीपीटी वापस आ चुकी है। हम लोगों ने प्लानिंग खत्म कर लिया था। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 करा था। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो आपके उन दोस्तों तक भी पहुंच सके जो कहीं पर पढ़ने नहीं जाते, उनके पास पैसों की समस्या है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस चलती है। आप लोगों को ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों को जैसे पता है आपके मिड टर्म के एग्जाम अगले महीने में 15 तारीख के बाद कभी भी चालू हो जाएंगे। बस डेट शीट आनी बाकी है, वरना एग्जाम की डेट लगभग तय हो रखी है। 15 तारीख के बाद आपके कभी भी एग्जाम चालू हो जाएंगे। तो वो उस चीज को हम ध्यान में रखते हुए हम लोग आपका पूरा कोर्स खत्म करा देंगे। पेपर से पहले तक रिवीजन भी और वन शॉट भी हम आप लोगों का करा देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, जिससे आप लोग उस टॉपिक को सही से कवर कर सकें और आप अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम के अंदर ला सकें। ठीक है, तो बिना देरी करने हम लोग चालू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2। ऑर्गेनाइजेशन का क्या चल रहा है, हमारा पार्ट 2 चल रहा है। हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, आज हमारा पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 2 के अंदर हम लोग जो है सबसे पहला बताएंगे इंपोर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के महत्व बताएंगे, महत्व क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन के लिए जरूरी है, मतलब जो एक स्पेशल इंसान स्पेशल काम ही कर सकता है उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी। रोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन इंसान क्या काम करेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, एक संस्था के पास जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उसका पूरी तरीके से यूज होना चाहिए। फिर कोऑर्डिनेशन, जितने भी डिपार्टमेंट बने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन दोनों के बीच में तालमेल अच्छा होना चाहिए और एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए काम करा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला क्या बोला, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क ईच इंडिविजुअल इज स्पेशलाइज्ड इन हिज वर्क। जैसे फार्मिंग है, फार्मर स्पेशल होगा अपने काम में, अपने फील्ड में स्पेशल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद साइडिंग, पेंटिंग, इंस्पेक्शन, शिपिंग, सब अपने अपने फील्ड में क्या है, एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट इंसान अपने फील्ड में काम करेगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा कि वो एक्सपर्ट से काम करवा रहा है तो अच्छा काम होगा। ठीक है, दूसरा रोल क्लियरिटी, मतलब पूरी तरीके से रोल क्लियर है कि कौन इंसान क्या काम करेगा। ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इंडिविजुअल असाइन जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, सो द रोल ऑफ एवरी मैनेजर इज क्लियर। हर मैनेजर का, हर इंसान का, हर काम करने वाले इंसान का बिल्कुल रोल क्लियर होता है कि कौन सा इंसान क्या काम करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है पीपीटी तैयार करने में। आप लोगों को क्या करना है, बस सब्सक्राइब करना, उसमें आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है, अगला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब पूर्ण प्रयोग। संसाधन है ना, संसाधन का पूर्ण प्रयोग, संसाधन का पूर्ण प्रयोग। इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन आर एवरी फ्यू चांस टू डुप्लीकेशन इन वर्क। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत कम चांस होता है कि काम सही तरीके से नहीं हो पाए। एवरी इंडिविजुअल इज स्पेशलाइज्ड। हर एक इंसान एक स्पेशल इंसान होगा, स्पेशलाइज्ड वर्कर होगा अबाउट द वर्क, हैंस रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड केयरफुली। जिस कारण से जो संसाधन है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसको वो बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, विदाउट एनी वेस्टेज, विदाउट एनी वेस्टेज। जैसे एग्जाम्पल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कारीगर है जो सिलाई करता है, तो वो कपड़ों की वेस्टेज को क्या करेगा, बचाएगा।
मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने टाइम को कंज्यूम करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा। समझ में आया? तो वही है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है कोऑर्डिनेशन। जैसे हमारा यूट्यूब चैनल अनलॉक इकोनॉमिक्स, इसके अंदर मान लो एक अकाउंट का टीचर है और एक इको का टीचर है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। मतलब मैंने अपने नीचे काम करने वाले किसी इंसान को रखा है, हम दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, वाद विवाद ना हो। वही बोला, एनी अगेंस्ट एवरी डिपार्टमेंट लिंक अदर डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है इनके बीच में लिंक क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। मेंबर ईच डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, मतलब दो डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। साइंस और कॉमर्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्शन और सेल्स का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए कोऑर्डिनेशन। क्यों? अगर कोऑर्डिनेशन बेकार है, सेल्स वाला सामान नहीं बेचेगा, प्रोडक्शन वाला सामान नहीं बनाएगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, काम अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। फिर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे ही डिपार्टमेंट बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन काम होता है, ठीक है, तो एक कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, इसीलिए बोला एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जैसे इसके अंदर बोला विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अगर हम अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे, मैं 8 घंटे पढ़ा रहा हूं और मैं 8 घंटे अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा तो मेरे पास पैसा ज्यादा आने लगेगा, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, कंपनीज कैन इजिली मीट द चैलेंजेस। अगर अच्छे तरीके से काम बटा हुआ है, अच्छे तरीके से काम हो रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, व्हेन द मैनेजर आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन और एन ऑर्गेनाइजल स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विच डिफाइन द जॉब, पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉय। मतलब क्या बोला? एक डायरेक्टर है, ठीक है। डायरेक्टर ने अपने दो हिस्से बांटे, फाइनेंशियल मैनेजर और कमर्शियल मैनेजर। उसके नीचे काम करने वाले अकाउंटेंट, उसके नीचे काम करने वाले अकाउंटेंट, एम्प्लॉय, ठीक है। इसके अंदर भी अकाउंटेंट होंगे, इसके अंदर भी अकाउंटेंट होंगे। मतलब काम को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर दिया? काम को बहुत अच्छे से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। परफॉर्म क्या होगा? बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो वही हमारा क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन को काम बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर दिया, एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, तो ये हुआ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब इट मीन द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कैन बी वर्क अंडर वन सुपीरियर। मतलब एक सुपीरियर के अंदर काम करना ही क्या कहलाता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है इट मीन द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट। मतलब एक सुपरवाइजर है, इसके नीचे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो क्या कहलाता है? अंडर वन सुपरवाइजर। एक सुपरवाइजर के अंदर काम करना ही कहलाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट दो प्रकार के हैं, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, a narrow span of management of control is management style superior manage only small number। कम लोगों को मैनेज करना कहलाता है नैरो स्पैन मैनेजमेंट, ज्यादा लोगों को मैनेज करना कहलाता है वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर कुछ लोगों को ही मैनेज करना है, एक सुपरवाइजर के अंदर कम लोग हैं काम करने वाले, तो क्या कहलाया? नैरो। अगर एक सुपरवाइजर के अंदर ज्यादा लोग हैं काम करने वाले, तो क्या कहलाया? वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एक होता है टैल वर्सेस फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। टॉल मतलब ये देखो, ये सबसे ऊपर है, इसने अपने हिस्से में दो डिवाइड करा, फिर इसमें दो डिवाइड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये
टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हुआ। ये क्या हुआ? टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मेरे नीचे काम करने वाले, उसके नीचे काम करने वाले और उसके नीचे काम करने वाले, क्या कहलाया? टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये वाला फ्लैट, मतलब मेरे नीचे ही है चारों काम करने वाले, ये क्या कहलाएगा? फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल। समझ में आया? तो हमारा आज की क्लास इतनी ही समाप्त होती है। आप लोगों को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और थैंक यू, नीड फॉर लव और सपोर्ट, मतलब आप ऐसे ही हमें लव करते रहें, सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर।